आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ज़ोया हसन जो कि पॉलिटिकल साइंस में प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक आर्टिकल द हिंदू में लिखा है आज। उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी हैं फ़िलिस्तीन को लेकर के, और उन्होंने लिखा है कि जिस तरह से गज़ा के अंदर बड़े पैमाने पर इज़राइल ने नरसंहार किया, यानी जो हमला हमास का हुआ था इज़राइल पर, उसमें जो 1200 लोग मारे गए थे, उसकी अगर तुलना की जाए इज़राइल के रिस्पॉन्स से तो 50,000 से ऊपर लोग तो मारे जा चुके हैं और बड़े पैमाने पर मकानों को ध्वस्त किया है, पूरा फ्लैट कर दिया है। तो इसी मुद्दे को लेकर के बहुत सारी बातें लिखी हैं। भारत सरकार को कहीं ना कहीं संदेश देने का काम उन्होंने, और जनता को एक मैसेज देने का काम किया है। तो उन्होंने जो बातें लिखी हैं तो उसमें सबसे पहले नरसंहार को उन्होंने रखा है अपने लेख में। वो बताती हैं कि ये सही है कि हमास का जो हमला हुआ था उसमें 1200 लोग मारे गए थे, 200 जो है उनको बंधक बना लिया गया, जो अभी भी बंधक हैं। उसमें से कुछ की मृत्यु भी हो गई है, कुछ लोगों की। तो उसके तुलना अगर की जाए इज़राइल ने जो प्रतिकार किया उसमें, तो 16,000 से ऊपर बच्चे मारे जा चुके हैं, 15,000 के आसपास महिलाएं उसमें मारी गई हैं। पूरी तरह से बमबारी करके गाज़ा का जो इलाका है उसको जो है वो ध्वस्त कर दिया गया है। 50 लाख के आसपास लोग शरणार्थी बने हुए हैं मिस्र की सीमा पर। तो इसी बात को लेकर उन्होंने कहा है कि जो क्रूरता इज़राइल ने दिखाई है उसको लेकर भारत सरकार की जो चुप्पी है उस पर उन्होंने दुख प्रकट किया है। फिर उन्होंने ये बताया है कि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना जो है, अभी देखिए भारत की जो जहाँ सेना तैनात रहती है भारत भी भेजता है, और श्रीलंका के भी सैनिक वहाँ पर भेजे गए हैं, लेबनान की सीमा वहाँ पर तैनात हैं, वहाँ भी इज़राइल ने उनके ऊपर भी हमला किया। और जो पानी की आपूर्ति है उसको भी बंद किया हुआ था। जो भी हमला इज़राइल की तरफ से ध्वस्त किए गए मकान को अलग, पानी की सप्लाई भी रोकी गई थी, और बहुत सारे बच्चे तो प्यास की वजह से ख़त्म हो गए, और राहत जो सामग्री होती है उसको जाने नहीं दिया जा रहा है। तो किस तरह से 50 लाख लोग वहाँ पर जीवन जी रहे हैं उसको लेकर के एक संवेदनशीलता जो है वो समझ में आती है। और उन्होंने लिखा भी है कि ये एक तरह से भारत सरकार की जो चुप्पी है ये बहुत दुख देने वाली है। तो ये सारे काम जो है वो किए जा रहे हैं इज़राइल की तरफ से। इज़राइल को लेकर के जिस तरह से यूरोपीय देशों में, अमेरिका में जितने प्रोटेस्ट हुए हैं, तो उन्होंने अपने लेख में, ज़ोया हसन ने लिखा है कि भारत के अंदर तो चेन्नई है, मल्लपुरम है, कोझिकोड है, कोलकाता है, यहाँ कुछ शहर है जहाँ पर थोड़ा सा प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन पहले जैसे आंदोलन होते थे वैसे आंदोलन अब दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इसके लिए उन्होंने हिंदुत्ववादी जो राजनीति भारत में चल रही है उसको भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल माना है। और अमेरिका के फेवर में जो पॉलिसी है और इज़राइल से जो निकटता बढ़ती जा रही है टेक्नोलॉजी के फील्ड में, सैनिक साजो सामान की आपूर्ति में, जिस तरह से इज़राइल ने कारगिल के युद्ध में भारत को मदद की हथियारों से, तो ये सारी बातों को उन्होंने उसमें लिखा है कि जिसकी वजह से भारत सरकार की जो नीति है वो अमेरिका के फेवर में है। फिर वो लिखती हैं कि चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने भारत को सपोर्ट देने का काम किया है। तो यहाँ का जो मध्यम वर्ग है, जो उच्च वर्ग है, उनको लगता है कि अमेरिका की मदद से हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी एक प्रमुखता स्थापित होगी, तो ऐसे में अमेरिका के साथ बने रहना जो है सही है। तो ये सारी बातें उन्होंने अपने आर्टिकल में, लेख में लिखा है उन्होंने कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि भारत सरकार जो है, जो आंदोलन की बात अगर की जाए, अगर हम पहले भारत का इतिहास देखें तो जिस तरह से इंग्लैंड ने भारत पर कब्जा किया और एक उपनिवेश के रूप में भारत को तब्दील किया और भारत का शोषण किया और यहाँ के लोगों को मारा, और किस तरह से बंटवारा भी जो है वो भारत और पाकिस्तान के रूप में जो देश का विभाजन हुआ वो भी जो है अंग्रेज़ों की नीति का ही परिणाम था। तो भारत को पूरी तरीके से ध्वस्त करने के बाद अंग्रेज़ यहाँ चले गए और पूरी यहाँ के धन संपदा जो है लेके चले गए। तो आज भारत की नीति, जो उस समय आंदोलन चल रहा था, तो आंदोलनकारी जो नेता थे वो लोकतंत्र के समर्थक थे। विश्व में कहीं भी आंदोलन होता था तो भारत के नेताओं के द्वारा समर्थन किया जाता था। तो आज अगर हम देखा जाए तो इज़राइल की जो स्थापना हुई 1948 में, तो वहाँ पर किसने वहाँ पर इज़राइल, वहाँ पर फ़िलिस्तीनियों को निकाला? वो एक उपनिवेशीकरण ही तो था। अमेरिका ने वो उपनिवेशवाद की स्थापना वहाँ के फ़िलिस्तीन के इलाके में किया, यानी खाड़ी देशों के अंदर वहाँ पे जो किया है तो किसने किया है? वहाँ पर अमेरिका अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाह रहा था, तो एक सैनिक अड्डे के तौर पर यहूदियों का इस्तेमाल किया, इज़राइल की स्थापना किया वहाँ पर। तो भारत अगर आज इज़राइल का समर्थन कर रहा है तो वो भारत की जो उपनिवेशवाद विरोधी नीति रही है, जो इसका इतिहास है, तो उससे तो विपरीत चले जाना होगा ना। क्योंकि भारत की जो नीति रही है वो तो हमेशा लोकतांत्रिक देशों के साथ अल्पसंख्यक जो विकासशील देश हैं उनके समर्थन में हमेशा से रही है। भारत भी विकासशील देश रहा है, आज थोड़ी सी प्रगति हुई है, लेकिन वो प्रगति अगर हम चीन की तुलना में देखें तो उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है।
अभी आगे जा कर के उन्होंने जो अपने लेख में जो बातें नहीं लिखी हैं, तो वो आपको मैं अपने विश्लेषण से वो सारी बातें, जो मुख्य मुद्दा है, जो बिंदु है कि किस वजह से भारत को जो है चीन की मतलब चीन के प्रतिकार के लिए अमेरिका की शरण में जाना पड़ रहा है, उसके पीछे क्या कारण है। भारत के पास अगर देखें तो परमाणु बम भी है, भारत की सेना भी बड़ी है, यहाँ पर देखें तो तकनीक के स्तर पर भी काफ़ी कुछ प्रगति हुई है, अंतरिक्ष क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है, मिसाइल के मामले में भी क्षमता है, लेकिन भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो तो बहुत कमज़ोर हो गई है। अगर कोई युद्ध जब लड़ा जाता है तो अगर हम लंबे समय तक युद्ध नहीं लड़ पाएंगे तो उसमें तो हमारे पास अगर कोई दूसरे देश के पास परमाणु बम है और हमारे पास भी है, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था कमज़ोर है, सामने वाले की मजबूत है, तो हम लंबा युद्ध लड़ नहीं पाएंगे, तो हमें हार का सामना करना पड़ेगा। तो भारत की अर्थव्यवस्था क्यों कमज़ोर हो गई, उसके पीछे कारण क्या है। तो कारणों पर जब तक हम विचार करेंगे, उसमें उन्होंने ये बातें नहीं लिखी हैं, लेकिन मूलभूत कारण यही है कि भारत सरकार को ये लगता है कि अगर चीन से युद्ध हुआ भविष्य में तो अर्थव्यवस्था तो पूरी तरीके से असंतुलित है, कोई तुलना नहीं है चीन की भारत के मामले में। और चीन की सेना भी बहुत बड़ी है और चीन भी तकनीक के स्तर पर देखा जाए तो बहुत आगे जा चुका है, अमेरिका तक को तो पीछे करने के उस पर एक ताकत उसके पास डेवलप हो गई है। तो चीन का जो तूफान है उसको रोकने के लिए जब हमारी अर्थव्यवस्था कमज़ोर है तो हमको तो इजराइल और अमेरिका के शरण में जाना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी। तो हमने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत क्यों नहीं किया। अगर हम आज 10 साल बीजेपी के शासन को देखें तो जिस तरह से आंतरिक स्तर पर देखा जाए अर्थव्यवस्था में जो अर्थशास्त्री बड़े बड़े हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं भारत में जो मध्यम वर्ग है वो तो जैसे नोटबंदी लागू हुई थी तो देश में कितना बड़ा एक तरह से देखा जाए तो मंदी की स्थिति है, अभी भी एक रोज़गार ठप पड़ा हुआ है। जो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जो इस बार इतना सपोर्ट नहीं मिल पाया उसके पीछे रीज़न क्या है। रीज़न ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी उससे लोग संतुष्ट, मतलब जो एक हिंदुत्व की राजनीति है उससे कहीं लोग हटे हैं। कहीं ना कहीं लोगों की अपनी आर्थिक ज़रूरतें भी होती हैं, जब वो ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी, लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा तो लोग कब तक समर्थन करेंगे। तो इसीलिए आप देखेंगे कहीं ना कहीं मोदी जी के व्यक्तित्व को में कमी भी हुई है, उनको लेकर के लोगों का आकर्षण पहले की तुलना में कम हुआ है। क्योंकि अर्थव्यवस्था जो होती है किसी भी देश का, चाहे कोई भी देश हो, उसका जो मेन केंद्र होती है, अगर अर्थव्यवस्था कमज़ोर है फिर कोई देश आगे नहीं जा पाएगा। तो ये बातें उन्होंने लिखी हैं कि जिस तरह से आज मीडिया को देखें तो इजराइल के फेवर में मीडिया दिखाई पड़ता है। पहले भारत में जब फ़िलिस्तीन का मुद्दा था भारत समर्थन करता था, अभी के नहीं, बहुत पहले की बातें हैं। तो सबसे पहले PLO को, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसको समर्थन देने वाला भारत पहला देश था, पहला गैर अरब देश था। और फ़िलिस्तीन के लोगों का हमेशा जो है भारत ने समर्थन किया है। तो आज जो समर्थन नहीं है, इस तरह आज चुप्पी देखने को मिल रही है, तो कारण वही है, उन्होंने लिखा तो नहीं है, लेकिन मुख्य कारण यही है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं है। हम अपने देश में जो हमारे बड़े, जो हम कह सकते हैं जो बौद्धिक वर्ग होता है, ब्रेन ड्रेन की जो समस्या है, जो IIT से हमारे निकलते हैं, क्या कह सकते हैं कि एक बौद्धिक वर्ग निकलता है, जो युवा निकलते हैं वो बाहर अमेरिका में चले जाते हैं, यूरोप में चले जाते हैं नौकरी करने के लिए, भारत के अंदर वो रह नहीं पाते हैं, सेवा नहीं दे पाते हैं। तो कारण क्या है, क्योंकि हम उनको, हमारे पास रिटेंशन नहीं, उनको रोक नहीं सकते, हम उनको उतना पैसा, उनकी इच्छाओं को उतना पूरा नहीं कर पाएंगे। हमने अपने देश का ढांचा भी वैसा बनाया नहीं रखा है, हम हिंदुत्ववादी राजनीति पर चल रहे हैं। तो हिंदुत्ववादी राजनीति के अगर हम उस आदर्श पर चलते हैं तो उस राजनीति को, उस सिद्धांतों को तो महात्मा बुद्ध के समय में ही चैलेंज किया गया था। जो अम्बेडकर जो BR अम्बेडकर थे, उन्होंने कहाँ स्वीकार किया, उन्होंने तो बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक समाज को एक करने की पॉलिसी पर नहीं चला जाएगा, हम राम राज्य की बात करें, हम चाहे हिंदुत्व की बात करें, जब तक सबको इक्वल नहीं माना जाएगा, किसी भी सिद्धांत को हम लागू कर सकते हैं, लेकिन समाज के अंदर सब बराबर होने चाहिए। लेकिन जो विचारधारा हिंदुत्व की है, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा स्थापित गई है, वहाँ बराबरी कहाँ है समाज में। वो तो उसी वर्ण व्यवस्था को लेकर चलेंगे, जाति व्यवस्था का समर्थन करेंगे, वो उसको तो एलिमिनेट नहीं कर सकते ना। तो समाज के अंदर जब बराबरी नहीं होगी तो फिर अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो पाएगी। कोई भी समाज जब विभाजित होगा, लेयर में बटा होगा और उसके अंदर एकता नहीं होगी तो कभी भी अर्थव्यवस्था में मजबूती नहीं आ पाएगी। यही हालत जो है वो मध्यकाल में भी थी, लेकिन मध्यकाल में क्योंकि बाहर से आक्रमण हुआ था, बाहर की एक संस्कृति थी, तो भारत के राजाओं को हराने के बाद वो अपने ताकत के बल पे बने रहे, लेकिन अर्थव्यवस्था उस समय भी उतनी मजबूत नहीं थी। इसीलिए देखिए जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने आसानी के साथ जो है वो मुगलों को भी हरा दिया और यहाँ के जो क्षेत्रीय राजा थे उनको भी किनारे कर दिया। तो क्यों किनारे कर दिया, वो तो कोई बहुत बड़ी फौज लेकर के यहाँ आए नहीं थे, ये कंपनी लेकर के तो आए थे, व्यापारी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो इससे पता चलता है कि उस समय भी हमारी अर्थव्यवस्था जो है बहुत मजबूत नहीं थी।
अगर अर्थव्यवस्था मजबूत होती, समानता का सिद्धांत लागू होता, तो बाहर से कोई भी अटैक होता है तो जब समानता होती है तो फिर जनता के प्रतिकार करती है, कोई भी विदेशी जो है वो लंबे समय से किसी देश पे कब्जा नहीं कर पाते हैं। तो जिस हम हिंदुत्व की बात कर रहे हैं वहाँ समानता समाज में कहाँ है? तो ऐसे में जब भारत की अर्थव्यवस्था कमज़ोर है तो फिर चीन से टक्कर लेने के लिए तो हमें अमेरिका के तो फेवर में जाना पड़ेगा। अब अमेरिका की बात करें तो वहाँ भी तो अमेरिका भी तो एक देश है, जापान भी तो एक देश है। जापान ने जो प्रगति की है किस आधार पर की है? वहाँ अमेरिका में जो प्रगति हुई वो इस आधार पर हुई है कि जो हिंदुत्ववादी विचारधारा वहाँ लागू तो नहीं है। वहाँ तो पूरी तरीके से पूंजीवाद हावी है, वहाँ तो इक्वलिटी, वहाँ लोकतंत्र, सारी चीज़ों को मजबूत वहाँ किया गया है, उनकी जो भी पॉलिसी हो। लेकिन वहाँ के लोग तो जो एक तरह से कहा जाता है डेमोक्रेसी का जो रूप है वो तो अमेरिका में दिखाई पड़ता है ना, लेकिन भारत में कहाँ है? भारत के अंदर लोकतंत्र तो है, लेकिन यहाँ न्याय व्यवस्था को आप देख लें तो लोग मुकदमा लड़ते लड़ते परेशान हैं, उसी में अपनी पूरी ताकत, उनकी ऊर्जा चली जा रही है, न्याय नहीं मिल पा रहा है, 20-20 साल लोग जेल के अंदर पड़े हुए हैं। तो भारत की पूरी आंतरिक जो व्यवस्था है, जो ढांचा है, अगर उसका हम मूल्यांकन करेंगे तो वहाँ संतोषजनक स्थिति नहीं है। इसी वजह से तो भारत अर्थव्यवस्था के मामले में कमज़ोर है। हालांकि इतना हम कह सकते हैं कि विविध क्षेत्र हैं भारत के अंदर, भारत को मजबूत होना चाहिए, लेकिन जो पॉलिटिक्स चल रही है वो पॉलिटिक्स तो पूरी तरीके से देश को मजबूत करने वाली नहीं ना, देश को एक करने वाली नहीं है। तो जब राजनीति का आधार ही विभेदात्मक है, सांप्रदायिकता के आधार पर है, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, देश की इतनी बड़ी पार्टी है, लेकिन वो कहती है कि हमको मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए। तो इस तरह की राजनीति करके हम किसी देश को कैसे मजबूत करेंगे या आगे लेके जाएंगे, किस आधार पर जाएंगे? और फिर हमें अमेरिका के शरण में तो जाना ही पड़ेगा। क्यों नहीं जाना पड़ेगा भाई? जब हमारा चरित्र, हमारी सोच जो है वो जब अपने देश में ही सही नहीं है, हम जब किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम अपने देश को किस आधार पर मजबूत बनाएंगे? इतना बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग है, उसको मगर पीछे करेंगे, यानी अपनी ज़बान से तो हम ये वक्तव्य दे रहे हैं ना कि हमको उनका वोट नहीं चाहिए, तो कहीं ना कहीं हम एक अलग करने की पॉलिसी पे तो चल रहे हैं। जब हम कोई वक्तव्य दे रहे हैं सार्वजनिक तो फिर ऐसे में देश की मजबूती नहीं होती है। तो फिर हम तो मानी सी बात है कि इजराइल और अमेरिका के उसमें जाके हमें उनके दरवाज़ा तो खटखटाना पड़ेगा ना, उनका समर्थन लेना पड़ेगा। आज अगर भारत मजबूत होता तो क्या ज़रूरत थी चीन से टक्कर लेने के लिए हमको अमेरिका की मदद की? हम खुद ही चीन से मुकाबला कर लेते। हमारे पास जब अर्थव्यवस्था मजबूत है तो चाइना हमारे पर हमला कैसे कर पाएगा? लेकिन चीन ने मेहनत करके अपने एक सिद्धांतों पर चल करके वहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, वहाँ प्रगति हुई, लेकिन हम नहीं कर पाए। तो हम क्यों नहीं कर पाए? तो उसके पीछे के कारणों को देखना चाहिए, जो कि उन्होंने अपने लेख में नहीं लिखा है। उन्होंने तो सैद्धांतिक बातें लिखी हैं ना, कि भारत की नीति ऐसी थी तो वो पहले समर्थन करता था भारत, आज जो है वो अमेरिका के फेवर में जा रहा है, इजराइल से उसकी निकटता है, यहाँ का मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग भारत को जो है वो वैश्विक देशों की श्रेणी में ऊंचाई पर देखना चाहता है। तो ये सारी बातें जो कही जा रही हैं, तो उसका बेस भी तो होना चाहिए। बेस क्यों है? क्यों यहाँ का मध्यम वर्ग जो है वो दूसरे के दरवाजे पे खड़ा होने का सपना देख रहा है? उसने खुद क्यों अपने को मजबूत करने की कोशिश नहीं की? इसके पीछे कारण है वो सिद्धांत। हमारे सिद्धांत सही नहीं है। अगर हमारे सिद्धांत होते तो आज हम भारत को बहुत मजबूत कर चुके होते। और भारत के अंदर ही बड़े बड़े विद्वान जो हैं वो सरकार की नीति की आलोचना कर रहे हैं। तो जोया हसन ने जो लिखा है कि भारत के अंदर जो इजराइल जो अत्याचार कर रहा है उसको लेकर के प्रोटेस्ट जो किए जा रहे हैं, वहाँ पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, रिपोर्ट की जा रही, सरकारें रोक रही हैं, जो है वो आंदोलन नहीं होने दे रही, इसलिए भारत में आंदोलन नहीं हो पा रहा है। पहले आंदोलन होता था, भारत लोकतांत्रिक देश था, उपनिवेशवाद का वो विरोध करता था, लेकिन आज ऐसी बात नहीं है। तो उन्होंने जो बातें अपने लेख में लिखी है वो सब अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन किसी भी देश को चलाने में उसकी अर्थव्यवस्था एक इंजन का काम करती है। जब अर्थव्यवस्था कमज़ोर है तो हमारा अर्थव्यवस्था कमज़ोर होने का मुख्य कारण है कि हमारा जो सिद्धांत है, हमारा जो सामाजिक ताना बाना है, वही जो है अलगाव पर टिका हुआ है। महात्मा बुद्ध के समय से लेकर के जो ऊर्जा लगाई गई थी वो उसमें भी सफलता उतनी नहीं मिल पाई। यहाँ तक कि बौद्ध धर्म ही भारत में जो है वो समाप्त होता चला गया, क्योंकि बौद्धों ने भी अपनी पूरी ऊर्जा दूसरे देशों में जा करके लगा दिया। अगर वही ऊर्जा भारत में लगी होती तो भारत में कुछ काउंटर किया जाता वैदिक धर्म को लेकर के। एक समानता की स्थिति जो आंदोलन चल रहा था वो कमज़ोर पड़ गया, सारे विद्वान बाहर चले गए, चीन चले गए, दूसरे देशों में चले गए प्रचार प्रसार करने के लिए। और किसी भी समाज के अंदर विद्वानों का कोई बहुत बड़ा वर्ग नहीं होता है, और सारे लोग समाज को नियंत्रित भी नहीं कर पाते हैं, ना तो गाइड कर पाते हैं, ना प्रशिक्षित कर पाते हैं, कुछ ही लोग कर पाते हैं। और जो लोग थे वो सब चीन, जापान आदि देशों में चले गए। इसलिए बौद्ध धर्म का यहाँ भारत के अंदर क्या हो गया, धीरे धीरे पतन हो गया। क्योंकि यहाँ जो वैदिक धर्म के मानने वाले थे, ब्राह्मण धर्म जो चल रहा था, उन्होंने जब हमला किया, सुधार किया, उन्होंने तेज़ी से काम किया, तो वो सफलता उनको मिल गई, उन्होंने एलिमिनेट कर दिया बौद्ध धर्म की जो शक्ति को। तो बहुत सारे कारण होते हैं। तो कुल मिलाकर के जो बातें लिखी जाती हैं
उसका मूल मुद्दा ये है कि आज भारत सरकार की मजबूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ के नेताओं को पता है ना कि अगर युद्ध होगा हमारा चीन से तो हम लंबे समय तक वो युद्ध लड़ नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं कि भारत की सेना कमज़ोर है, आज भारत के अंदर हम देखा जाए जो नीति पॉलिसी चल रही है, यानी अग्निवीर योजना जो लागू की गई, तो वो किस लिए लागू की गई, क्या कारण था उसका? क्या हम अपने सैनिकों को वेतन नहीं दे पा रहे हैं, उनको पेंशन नहीं दे पा रहे हैं? हालांकि कांग्रेस के द्वारा तो ये कहा जा रहा है कि हम वेतन देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो अग्निवीर योजना है वो अगर देखा जाए तो वो तो उचित नहीं होगी, उसको लोग तो सही नहीं बता पाएंगे भाई ये तो सही नहीं है। तो ऐसे कौन से कारण थे? क्योंकि अर्थव्यवस्था हमारे कर्ज से पूरी तरह दबे हुए हैं। हमने अपने देश को मजबूत करने का काम कहाँ किया है? कुछ उद्योगपतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, सरकार उसी में अपनी ताकत लगाए हुए है। सरकार का ध्यान तो किसी तरह सत्ता पाने में लगा हुआ है। तो एकीकृत राजनीति है कहाँ? आज विपक्षी पार्टियों को लेकर के जो तनातनी चल रही है, जिस तरह से एक जंग दिखाई पड़ रही है, जेल में डाला जा रहा है, तो आंतरिक राजनीति हमारी पूरी बिखरी हुई है। तो ऐसे में अपने देश की अर्थव्यवस्था को कहाँ आगे ले जा पाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जब हमारा सामाजिक ताना बाना टूटा हुआ है, हमारे अंदर एकता नहीं है, देश के अंदर हमले हो रहे हैं, लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं और तरह तरह के ऐसे मुद्दों पर चर्चा की जा रही है जिसका कोई बहुत अर्थ नहीं है, जो सांप्रदायिकता की जो बातें की जा रही हैं वो सब निरर्थक हैं। समय हमारा निकला चला जा रहा है, हम विकास कर नहीं पा रहे हैं, चीन प्रगति करता चला जा रहा है, हमारे बॉर्डर पर लाके सेना उसने बैठा दिया, कुछ क्षेत्र को कब्जा भी कर लिया है, क्योंकि पड़ोसी देश के लोगों की निगाहें तो रहती है ना देश के अंदर क्या हो रहा है, वो सारी गतिविधियों से परिचित होते हैं और जब उनको मौका मिलता है तो आगे आ जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि देश को आंतरिक तौर पर मजबूत किया जाए, यानी ऐसी पॉलिसी अपनाई जानी चाहिए कि भारत को किसी दूसरे देश के दरवाजे पर जाने की ज़रूरत नहीं है कि हम आपकी शरण में आ रहे हैं, आपसे मदद हेल्प लेंगे किसी दूसरे देश को काउंटर करने के लिए। तो इस नीति पर चलने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो उन्होंने जो बातें लिखी हैं अपने लेख में वो एक सैद्धांतिक बातें हैं। आज हमारे देश की मजबूरी है अमेरिका का फेवर करना, कि ये सोच लेना कि चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका भारत को प्रमोट करेगा, तो हम अमेरिका के समर्थन क्यों ले रहे हैं? हमने क्यों अपने को मजबूत नहीं है कि हमको अमेरिका के पक्ष लेना पड़ा कि अमेरिका हमें सेलेक्ट करे चीन के विरोध करने के लिए? तो हम सपना देखने लगे हमको जो है हथियार भी मिलेगा, हमको पैसा भी मिलेगा, अमेरिका का एक साथ मिलेगा तो हम चीन को काउंटर कर सकते हैं। तो हम किसी दूसरे देश पर कब तक निर्भर रहेंगे? और व्यक्तिगत रूप में भी माना जाता है किसी पे कोई कब तक निर्भर रह सकता है? अपने को मजबूत करना चाहिए। जब भारत अपने को मजबूत कर लेगा तो भारत के पास पूरी क्षमता है वैश्विक स्तर पर उभरने की और नेतृत्व करने की, और भारत ने किया भी है। लेकिन अभी कुछ डिविएशन दिखाई पड़ रहा है पॉलिटिक्स के अंदर, कहीं ना कहीं जो उग्रता दिखाई पड़ रही है आंतरिक राजनीति में, इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और ये तभी होगा जब बौद्धिक वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं आगे आएगा, वो सरकार को रोकेगा, आलोचना करेगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो डिविएशन और उग्र होता चला जाएगा और हमले होते चले जाएंगे, हिंदू और मुसलमानों के बीच में संघर्ष बढ़ता चला जाएगा। और फिर इसका नतीजा जब हम आंतरिक रूप से ही उथल पुथल पैदा हो जाएगी, अविश्वास बढ़ जाएगा, तो फिर क्या होगा कि पड़ोसी देशों की निगाहें तो लगी रहती है ना। तो इसलिए ज़रूरी है कि ये आंतरिक स्तर पर हम एकता स्थापित करें। भारत को मजबूत करने के लिए हमें दिन रात मेहनत करनी होगी। हमारी अर्थव्यवस्था, कृषि का जो क्षेत्र है, किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो भी सेटिस्फाई रहें, उनको भी उचित मूल्य मिले। जब वो मजबूत होंगे तो कहीं ना कहीं हम मध्यम वर्ग जो हमारा कह सकते हैं कि आप जो लघु उद्योग हैं उनको मजबूत करने की कोशिश की जाए, जो छोटे उद्यमी हैं उनको मजबूत किया जाए, वहाँ परचेजिंग पावर बढ़े। जब हम मांग को क्रिएट करेंगे, देहातों के अंदर, गांव के अंदर पशुपालन है, मछली का पालन है, इसको मजबूत करने का काम किया जाए। इस पर लगना पड़ेगा, और लगेंगे इसलिए कि हमें अपने अस्तित्व को बचाए रखना है। ऐसा ना हो कि पड़ोसी देश हमारी कमजोरी का फ़ायदा उठा करके हमारे ऊपर हमला करें या हमारी सीमा पर आप बैठ जाएँ, कुछ हमारा एरिया कुछ कब्जा कर लें और हम उनका कुछ न कर सकें। तो इसलिए ज़रूरी है कि ये अपने देश की नीति को इस तरह से बनाना चाहिए कि हम दूसरों की भी मदद करें, हम किसी के साथ हिंसा भी ना करें। और भारत की तो ये नीति रही है। तो इसलिए ज़रूरी है कि देश की जो आंतरिक राजनीति है इसको कहीं ना कहीं बदलने की ज़रूरत है। अगर इसको बदला नहीं गया तो हम चाहे जितना लेख लिख लें, कुछ भी कोई कर ले, उससे कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। जब तक कोई देश होता है तो उसकी अर्थव्यवस्था जब मजबूत होती है तो वही उसका आधार होती है। बाकी तो सब कुछ भारत के पास ही है। भारत के पास एक मजबूत सेना है, एक बहुत बड़ा तंत्र है, पुलिस वर्ग है, सब कुछ तो है। तो हमें टकराने के लिए सिर्फ धन चाहिए, पैसा चाहिए, शक्ति चाहिए। तो वो तब होगा जब हम आंतरिक स्तर पर सबको, लोगों को समान करेंगे, आपस में मिल करके चलेंगे, और तब जो है हम अपनी अर्थव्यवस्था को काफ़ी हद तक मजबूत कर सकते हैं अच्छी पॉलिसी के ज़रिए। तब हम चीन को काउंटर कर सकते हैं। बाकी दूसरे देशों की जो आवश्यकता है, क्या कहते हैं, अमेरिका की, इजराइल की, हमको किसी के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत के पास खुद ही अपनी क्षमता है। APJ अब्दुल कलाम थे, उन्होंने कितना रिसर्च करके एक तरह से देखा जाए तो मिसाइल का विकास किया। तो भारत में बहुत बौद्धिक क्षमता है, हम हर चीज़ कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते, बस ज़रूर इस बात की है
कि अपने देश के अंदर एकता को, समानता को ये स्थापित करना पड़ेगा ताकि हमारी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। तो यहीं पर अनुमति दी, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।